यहाँ तक मामला क्लियर है? बातें समझ में आ गई सबको? जी सर। चलिए, अब कोई भी प्रश्न पूछे, आई थिंक इससे ज्यादा कोई प्रश्न एराइज नहीं होगा। पार्टी से निष्कासन हो ही गया, दल बदल हो ही गया, परिवार से बेदखल में तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया कि परिवार से बेदखल हो सकता है कि नहीं, पैतृक संपत्ति से उसको निष्कासित किया जा सकता है कि नहीं, पारिवारिक संपत्ति से निष्कासित किया जा सकता है कि नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में द्विविवाह विवाह का मामला क्या है, उसको भी पढ़ लिया कि जब एक पत्नी रहे, मतलब विवाह तो तभी वैध माना जाएगा कि जब पति पत्नी में से कोई भी पहले से विवाहित ना हो। यहाँ मामला यही उठ रहा है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(2) क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति अपने पहले से विवाह रहते हुए भी दूसरी शादी करता है तो यह एक दंडनीय अपराध है और उसके ऊपर जो है कि 7 साल का जुर्माना या 7 साल का कैद या जुर्माना हो सकता है, या कैद प्लस जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है। और वर्तमान में स्थिति क्या था कि तेज प्रताप यादव उसका और उसकी पत्नी ऐश्वर्या राय कानूनी रूप से भी विवाहित है, यानी कि तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। यदि उसने अनुष्का यादव से दूसरी शादी की है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानूनन द्विविवाह का मामला माना जाएगा, और जब द्विविवाह का मामला हो जाएगा तो उसके ऊपर क्या कहते हैं कि 7 साल का कैद और साथ के साथ जुर्माना या दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि मेरा तो साइबर जो है कि अकाउंटिंग हैक कर लिया गया है, तो यदि वो प्रूफ करने में हो जाते हैं कि हाँ मेरा अकाउंट हैक किया गया है, तो उस पर क्या होगा कि साइबर अपराध की धारा 66 धारा के तहत वो क्या माना जाएगा? साइबर अपराध माना जाएगा। साइबर अपराध माना जाएगा तो मामला ही दूसरी जगह चला जाएगा। पार्टी से निष्कासित करने का हम लोगों ने देख लिया कि हाँ पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। कब निष्कासित किया जा सकता है? जब सदस्य अनुशासन का उल्लंघन करे या उसकी छवि पार्टी को नुकसान पहुंचाता हो तो उसे पार्टी निष्कासित करने का अधिकार रखती है, और यह अधिकार जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सीमाओं के भीतर ही होता है। दल बदल कानून लागू कब होता? जब उन्होंने खुद से पार्टी चेंज किया होता। अभी पार्टी उन्होंने चेंज नहीं किया है, पार्टी ने उनको निष्कासित किया है, तो यहाँ दल बदल कानून भी नहीं लगेगा। तो स्पष्ट है कि सारे लगभग सवालों को हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए हम लोग बिहार के कुछ चीजों को पढ़ते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कई बार कि बिहार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैं भी पूछना चाहूंगा कि आप बिहार के बारे में क्या जानते हैं। अभी जैसे कि मैंने एक प्रश्न पूछा था व्यंजन के बारे में कि आप बिहार के कौन कौन से व्यंजन को जानते हैं, तो कुछ ही आप लोग व्यंजन का नाम बता पाए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे इन सब चीजों का। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जिनका कि बिहारी व्यंजन बनाना हॉबी होगा उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा। वैसे पीडीएफ में सबको दे दूंगा, आप सब लोग अपना अपना पढ़ते रहेंगे। और दूसरा, हर चीज बिहार के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला बिहार के व्यंजन के बारे में, बिहार के कला संस्कृति के बारे में, और बिहार के पर्यटन स्थल के बारे में। ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक लेवल पे जो हम लोग बिहार स्पेशल में पढ़ते हैं पीटी मेंस में, वो नहीं, उससे बहुत डेप्थ में जाके एक एक जिला के एक एक मंदिर को बहुत डिटेल में हम लोग जान लेंगे। क्योंकि अगर आपका बिहार में पर्यटन आपकी हॉबी है तो बिहार से पर्यटन पे सवाल पूछे ही जाएंगे, और उस पर आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे, इतना डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बिहार के इतिहास को, बिहार के बहुत राजनीतिक व्यक्तित्व को, बहुत सारे चीजों को एक एक करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि बिहार राज्य के प्रोफाइल, यानी कि स्टेट का प्रोफाइल कैसा है ज्योग्राफिकल रूप से, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद फिर आगे हम लोग जाएंगे। क्योंकि कई बार होता क्या है कि पूछ लिया जाता है, और जब पूछ लिया जाता है तो बच्चे को लगता है कि अरे ये क्या पूछा गया, कितने ब्लॉक हैं, ये तो आसान सवाल है, कितने थाना कितना है, पंचायत कितना है, ये सब भी पूछा जाता है। एक लड़के से पूछ लिया गया था कि कितने राजस्व थाने हैं। अब सॉरी, राजस्व अंचल है, थाना और ये अंचल और ब्लॉक में क्या अंतर होता है? एक सीडी ब्लॉक होता है। क्या होता है सीडी ब्लॉक? बिहार में कौन सा ब्लॉक है? टीबीडी, सॉरी सीडी ब्लॉक है या फिर टीडी ब्लॉक है? जानते हैं सीडी ब्लॉक क्या होता है? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम है। देखिए, सीडी ब्लॉक होता है, इसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट्स ब्लॉक। देखिए ब्लॉक एक होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं प्रशासनिक इकाई में बांटते हैं ना, तो राज्य हो गया, जिला हो गया, ब्लॉक हो गया, उसके बीच में अनुमंडल वगैरह प्रमंडल वगैरह भी आएगा, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। तो ब्लॉक 3 तरीके का रहेगा। एक नॉर्मल ब्लॉक, नॉर्मल ब्लॉक का क्या मतलब कि जिला का सीधा एक उप विभाजन, प्रशासनिक उप विभाजन अगर बोला जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? ब्लॉक कहलाएगा। जो हमारे बिहार में है 534 सीडी ब्लॉक है। ब्लॉक तो है ही, ब्लॉक का मतलब प्रशासनिक विभाजन। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक का क्या मतलब है कि सामुदायिक विकास ब्लॉक, मतलब कि प्रशासनिक उप विभाजन भी है, साथ के साथ उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, सामुदायिक विकास भी कर रहे हैं। अगर यही ब्लॉक छत्तीसगढ़ में होता तो उसका नाम क्या होता? ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक, उसको बोला जाता है टीडी ब्लॉक।
ठीक है, तो हमारे यहाँ टीडी ब्लॉक नहीं है, सीडी ब्लॉक नहीं है, 534 टोटल ब्लॉक भी 534 है, सीडी ब्लॉक भी 534 है। तो ब्लॉक और अंचल में क्या अंतर है? आप देखे होंगे कि नया नया जो भवन है उसमें लिखा है प्रखंड सह अंचल कार्यालय। प्रखंड अलग चीज है, अंचल अलग चीज है, इसलिए तो लिखा हुआ है प्रखंड सह अंचल कार्यालय। तो उसको भी आगे चल के हम लोग समझेंगे कि जो हल्का होता है, थाना होता है, राजस्व थाना क्या क्या होता है। तो हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ एक क्या करेंगे, प्रशासनिक ओवरव्यू लेने का प्रयास करेंगे। पंचायत की संख्या कितनी है बिहार में? सर लगभग सर 8,000 के अप्रोक्स 8,068 8,034 है सर। 8,034 है। एग्जैक्ट डाटा याद रहना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर 8,058 या 64 ऐसे है। सर 8038 80 8,034 पर हम जाएंगे सर। 8,000 8083 है सर। नहीं, 8406 पंचायत से लिख लीजिए, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एरिया, अर्बन एरिया, टोटल एरिया, ठीक है, हाइट लेवल फ्रॉम सी, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। नंबर ऑफ रेन कितना डेज होता है बिहार में? तो 52 डे होता है। पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन लिखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। लिखिए, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिवीजन से स्टार्ट करेंगे ना। डिवीजन 9, डिवीजन 9, डिस्ट्रिक्ट 38, जिला 38, सब डिवीजन 101, डिवीजन मतलब प्रमंडल, सब डिवीजन मतलब अनुमंडल, ठीक है। डिवीजन मतलब प्रमंडल, प्रमंडलों की संख्या बिहार में है 9, अनुमंडलों की संख्या है बिहार में 101, तो वही एसडीएम बनते हैं, अनुमंडल अधिकारी 101, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की संख्या 38 है, तो जिला 38, पुलिस जिला 40 है। नवगछिया, बगहा 43 सर 43। अरे हाँ, नाम बताओ तो 43 का कौन कौन है? सर 39 सर, 38 तो जिला हो गया सर, एक और है सर 39 है, और 4 रेलवे जिला है सर। अरे रेलवे जिला ही अलग है भाई, मैं पुलिस जिला की बात कर रहा हूँ। जिला 40 सिविल 40 जिला, पुलिस जिला सब अलग अलग है ना। एक नवगछिया, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक बगहा और एक नवगछिया, हाँ 40 है। गुड, इसको नोट कीजिए। बगहा पश्चिमी चंपारण में और नवगछिया भागलपुर में, ठीक है। सर रिपीट कर दीजिए, बगहा के बाद क्या बोला था आपने? बगहा और नवगछिया, बगहा पश्चिमी चंपारण में है और नवगछिया भागलपुर के अंतर्गत है। तो समझ लीजिए पहले इस बात को, अगर नहीं समझते हैं तो। मामला ऐसा है कि जो सिविल जिले होते हैं, हाँ जो सिविल जिले होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य जिला बोलते हैं, उसमें डीएम बैठते हैं, ठीक है। जो पुलिस जिला होता है वो वहां पे कौन है? एसपी होते हैं। तो हर जिले में लगभग जितना जिला है उतना ही पुलिस जिला भी है, मतलब कि एक डीएम एक एसपी, ठीक है। वो अलग बात है कि सिटी एसपी, टाउन एसपी, एसएसपी, एसपी होता है, वो सब भी समझाएंगे कि कहाँ एसपी होगा, कहाँ एसएसपी होगा, कहाँ जो है कि सिटी एसपी होगा, वो किस तरीके से होगा, वो भी समझा देंगे जब बिहार का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ दो बातों को हमको समझना है कि एक जिला कितना है, तो सिविल जिला जहाँ की डीएम बैठेगा वो सब, उसकी संख्या 38 है बिहार में। लेकिन दो ऐसे जिले बनाए गए हैं, पुलिस जिला उससे अलग बनाया गया है। जैसे बांका में है तो बांका जिला भी है, पुलिस जिला भी है। जैसे अरवल, तो अरवल जिला वो पुलिस जिला, जमुई जिला पुलिस जिला, दोनों जमुई। लेकिन भागलपुर में स्थिति अलग है। भागलपुर जिला अपने आप में है। भागलपुर में एक एसपी, वहां पे एसएसपी बैठते हैं, एसपी नहीं बैठते हैं, तो एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भागलपुर में बैठते हैं। भागलपुर से उत्तर में नवगछिया है, गंगा के उस पार में। वहां पे क्या होता था कि आपराधिक गतिविधि बहुत ज्यादा होती थी और गंगा के पुल के उस पार होने के कारण एसपी साहब को पहुंचने में बहुत मुश्किल होता था। तो क्या किया गया कि नवगछिया को एक अलग स्वतंत्र रूप से बनाया गया पुलिस जिला, यानी कि भागलपुर में एक डीएम साहब हैं, एसपी साहब 2 हैं, एक भागलपुर सदर में एसपी बैठते हैं और एक एसपी साहब नवगछिया में बैठते हैं। तो नवगछिया के एसपी का भागलपुर के एसपी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि भागलपुर में 2 पुलिस जिला है। उसी तरीके की स्थिति सेम बगहा में भी है। पश्चिमी चंपारण बहुत बड़ा जिला है, उसके एक इलाके बगहा को काट के अलग से पुलिस जिला बना दिया गया है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को देखते हुए, ठीक है।
तो इसलिए बिहार में जिलों की संख्या, सिविल जिलों की संख्या 40 है, पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, सॉरी, सिविल जिलों की संख्या 38 है, पुलिस जिलों की संख्या 40 है। तो सिविल जिला से अलग कौन कौन सा पुलिस जिला है? तो वही एक बगहा जो पश्चिमी चंपारण में है और एक नवगछिया जो भागलपुर में है। क्लियर? तो आपने लिख लिया कि प्रमंडल 9, जिला 38, पुलिस जिला 40। कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट की तरह है ना? नहीं, कमिश्नरेट सिस्टम उत्तर प्रदेश में लागू है, बिहार में कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं है। मतलब काइंड ऑफ बोल ये रही हूँ सिस्टम काइंड ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का मामला अलग है। हाँ, वो मैं चलिए, समझ पंचायत की संख्या लिखिए, ब्लॉक की संख्या, सिटी ब्लॉक लिख लेंगे, ब्लॉक या सिटी ब्लॉक जो लिखना हो। ऐसे है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक ही। सिटी ब्लॉक 534, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो बैठते हैं ब्लॉक में, जिसको कि बीडीओ बोलते हैं। आरडीओ होता है रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो वैकेंसी निकलती है वो ग्रामीण विकास पदाधिकारी की ही निकलती है, वो लेवल 7 का जॉब है, और वही प्रमोट होकर क्या बनते हैं, तो बीडीओ बनते हैं, जिसको कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। वो लेवल 9 का पोस्ट हो गया आज के समय में। ब्लॉक में एक ही वो पोस्ट है जो लेवल 9 का है, नहीं उसके अलावा भी आर सीसीओ को भी कर दिया गया। ठीक है, तो बीडीओ साहब कहाँ बैठते हैं? ब्लॉक में, तो वही सीडी ब्लॉक है। ठीक है, पंचायतों की संख्या, सीओ जो कौन बनता है? जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है वही प्रमोट होकर सीओ बनता है। 64वें का बैच वाला लगभग सारा सीओ बन चुका है। ठीक है, पंचायतों की संख्या 8406, नंबर ऑफ पंचायत इन बिहार 8406। राजस्व गांव की संख्या, रेवेन्यू विलेज, वो क्या बोलेंगे? रेवेन्यू विलेज। रेवेन्यू विलेज की संख्या कितनी है? 45,103। 45,103 एग्जैक्ट डाटा याद रहना चाहिए। खास करके ये अभी जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो ये भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इसके कारण ये विभाग काफी ज्यादा चर्चा में है। डेली आप पेपर में देखते होंगे कि दाखिल खारिज, जमाबंदी, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, भूमि मापी पोर्टल, भूमि संपर्कित पोर्टल, ये डेली आ रहा है कि राजस्व न्यायालय, भूमि अभिलेख पोर्टल, परिमार्जन प्लस, भू लगान भुगतान पोर्टल, असमझ सेवा अलर्ट, ये सारा पढ़ाया जाएगा राजस्व भूमि सुधार विभाग में। जितनी भी आ रही है उन सब चीजों को जानेंगे हम लोग। तो राजस्व गांवों की संख्या 45,103। शहरों की संख्या कितनी है? 199। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है, एग्जैक्ट बिहार सरकार का आंकड़ा है। बताइए जो लोग दरोगा हैं, बताइए बिहार में कितने पुलिस स्टेशन है? टोटल नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन इन बिहार 44 सर 853 853 सर मैं गैस करूं 1300 के आसपास है सर। 1300 के आसपास? नहीं, जो लोग दरोगा है वही बता सकते हैं। बताइए, है कोई पुलिस डिपार्टमेंट से? सही बताया उन्होंने, उस लड़के ने सही बताया है, 853 है। अब इसमें सिविल पुलिस स्टेशन और रेलवे पुलिस स्टेशन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। सिविल पुलिस स्टेशन 813 है, और उसमें अगर रेलवे पुलिस स्टेशन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और तो 853 हो जाएगा टोटल पुलिस स्टेशन की संख्या। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन की संख्या 853, जिसमें कि सिविल पुलिस स्टेशन 813, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बात है, ये सिविल पुलिस स्टेशन ही लिखाएगा। और रेलवे पुलिस स्टेशन की संख्या 40 है बिहार में। ठीक है, रेलवे पुलिस जिला की संख्या 4 है। हाँ 4 है रेलवे पुलिस जिला की संख्या। टाउन कितना है? टाउन तो मैंने बताया ना 199, 200 में एक कम। सर इसमें अंतर क्या होता है रेलवे पुलिस जिला और फिर पुलिस जिला में? देखिए, जो रेलवे पुलिस है बिहार में, रेलवे वाला अपना रेलवे का ही काम देखता है। ठीक है, तो उसमें भी 2 है, एक तो बिहार आरपीएफ है जो कि भारत सरकार का है, और एक स्टेट का भी अपना कोई रेलवे पुलिस है, मैं नाम भूल रहा हूँ। जीआरपी हाँ सॉरी, हाँ जीआरपी। तो वो गवर्नमेंट रेल पुलिस उसको बोला जाता है, तो वो भी है। तो रेलवे जीआरपी और आरपीएफ ये दोनों क्या करते हैं? तो जीआरपी वाला जो है ना, जीआरपी का बैरक वगैरह भी अलग होता है, तो वो लोग सिर्फ रेलवे जहां जहां ट्रेनें चलती है ना, जिस स्टेशन की सुरक्षा का काम, रेल यात्रियों की सुरक्षा का काम, ये सारा काम कौन करता है? तो जीआरपी करता है। और आरपीएफ ट्रेन में जाते आते रहते हैं, तो वो लोग को सिर्फ और सिर्फ रेलवे का सुरक्षा देखना है। और जो सामान्य वाले हैं, ये सिविल पुलिस, जो सामान्य वाले पुलिस स्टेशन है, ये गांव की सुरक्षा हो गया,
या पूरे के पूरे जो उसके थाने हैं उसकी सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर का काम देखना मेनली इसका है। ठीक है, तो समझ में आ गया रेलवे पुलिस में और इसमें क्या अंतर है। चलिए जनसंख्या घनत्व वगैरह पे आए, 2011 के आंकड़े के अनुसार ही चलेंगे, जो 2023 में जनगणना हुआ है, गणना हुआ है, जनगणना तो हुआ नहीं, जातिगत गणना। जनगणना करवा सकती है राज्य सरकार? नहीं सर। का विषय है सर। जनगणना संघ सूची का विषय है, राज्य सरकार नहीं करवा सकती। लिखेंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि पर पर्सन प्रति किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? ये सब तो आप पढ़े होंगे पीटी में, बताइए किस जिले का है? शिवहर का 1880 लिख लीजिए। सबसे उच्चतम घनत्व 1881। हाँ 1880, बिहार सरकार का आंकड़ा 1880 है। सबसे कम कैमूर कितना है? 488 समथिंग नहीं, एकदम एग्जैक्ट याद रखिए, ताकि लगे कि एक ऑफिसर बात कर रहा है। ऑफिसर हमेशा आंकड़ों के साथ ही बात करता है कि सर हमारे बिहार की जनसंख्या घनत्व तो विदेश में सबसे ज्यादा है, अगर राज्यों में से बात करें तो, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला दिया जाए तो दिल्ली का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर राज्यों में से बात करें तो सबसे ज्यादा राज्यों में जनसंख्या घनत्व हमारे बिहार की है। और बिहार की जनसंख्या घनत्व सर 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसमें भी अगर जिला वाइज बात करें हम सर, तो उसमें उच्चतम घनत्व जो है कि शिवहर का होता है, जो कि 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो सर वो कैमूर है और 488 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला सर पटना है हमारा, जिसकी जनसंख्या याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे कम आबादी वाला जिला जो है कि शेखपुरा है, तो 58,38,465 पटना का जनसंख्या है। और सबसे कम जिला वाला जो आबादी है वो शेखपुरा है, उसका जनसंख्या जो है कि 6,36,342। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है स्टेट डिस्ट्रिक्ट का, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो पटना है। मैक्सिमम पॉपुलेशन किसका है? पटना का है, 58,38,465। 58 लाख के आसपास बोलेंगे सर के, 58 लाख के आसपास है, इतना तो याद नहीं रहेगा। और सबसे कम आबादी वाला जो जिला है वो शेखपुरा है, 6,36,342। नोट कर रहे हैं ना? नोट करेंगे तो आपके अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ रहेगा, याद रहेगा चीजें। चलिए, लिंगानुपात क्या है बिहार का? 918। इन आंकड़ों को जल्दी जल्दी लिख लीजिए, 10-53 हो भी गया। तो सबसे लिंगानुपात महिलाएं प्रति 1000 पुरुष 918। उच्चतम लिंगानुपात गोपालगंज 1021। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर 876। लिखते जाएं। लिंगानुपात बिहार का 918। देश का कितना है? 943। उच्चतम लिंगानुपात, हाँ उच्चतम लिंगानुपात गोपालगंज 1021। गोपालगंज 1021। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर 876। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया 51.08। एकदम ये एग्जैक्ट आंकड़ा है बिहार सरकार का। सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया 51.08। और सबसे उच्चतम साक्षरता दर रोहतास 73.07, सॉरी 73.37। उच्चतम साक्षरता दर 73.37। अब आता है प्रश्न यहाँ से ट्रिकी वाला सब। एक जिले की औसत जनसंख्या कितनी बनती है? कैसे निकालेंगे औसत जनसंख्या? बिहार की कुल जनसंख्या में जिलों की संख्या से भाग देंगे तो औसत जनसंख्या निकल जाएगा। लिख लीजिए, 33 लाख एक जिलों की औसत जनसंख्या, एक जिले की औसत जनसंख्या है, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट 27,29,459 459 27,39,459 27395 459।
27,39,459। चलिए आइए अब इसके ज्योग्राफी पे थोड़ा सा ध्यान दें। गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना। पटना। पश्चिमी चंपारण से। हाँ, पटना। हाँ। अगर सर क्षेत्रफल की इसमें तो दृष्टि से देखें तो जनसंख्या और क्षेत्र हाँ, जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण, और ऐसे अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो पटना हो जाएगा। ठीक है। विधानमंडल वगैरह के बारे में पता है, द्विसदनीय है, ये सब जानते हैं ना? यस सर। जी सर। ठीक है। तो राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है? कौन है उप मुख्यमंत्री, नाम बताइए तो। विजय सिन्हा सर। विजय कुमार चौधरी। सम्राट विजय चौधरी। से सम्राट दो दो है चौधरी। सर, मुख्यमंत्री विजय है। कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। हाँ, श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, एकदम रिस्पेक्ट के साथ। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री विजय कुमार चौधरी, सॉरी, श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री सम्राट चौधरी। ठीक है। राज्यपाल कौन है? श्री आरिफ मोहम्मद खान। चलिए, विधानमंडल के बारे में अगर नहीं जानते तो रिवीजन कर लीजिए। विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। बिहार का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें सीटों की संख्या 75 है, और जो बिहार विधानसभा है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें सीटों की संख्या 243 है। कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये याद कर लीजिए, एकदम लिख लीजिए, इसको बार बार याद कर लीजिएगा। ठीक है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए, अब शहरी इलाका और ग्रामीण इलाका, ये सब याद रहने चाहिए। अक्षांश देशांतर तो जानते ही होंगे, याद है या लिखा दें? सर सर जी नहीं सर। सर याद जी। अगर जानते हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, लिख सर लीजिए। विधान कुल परिषद क्षेत्र, हाँ क्या बोलिए? सर विधान परिषद में सीटों की संख्या 75, 75, सर और विधानसभा उसमें में भी 243। उसमें सर अभी महिला कितनी है वो कुछ? अच्छा, रिसेंट में महिलाएं कितनी हैं उसका करंट अफेयर देखना होगा हमको। ये हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हर सदन में कितना है, वो भी देखना होगा। तो कल मैं उसको अपडेट कर देता हूँ, आप लोग भी अपने से देख लेंगे उसे। ठीक है। 5 जो है कि महिला सांसद है बिहार से। ये विधायक कितनी है महिला, ये देखना होगा मुझे भी। सर ठीक है। लेस देन 10% है। हाँ, तो एग्जैक्ट नंबर पता रहना चाहिए ना, लेस देन 10% तो है ही। चलिए, कुल क्षेत्रफल लिख लिया आपने 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल और शहरी क्षेत्रफल लिख लें। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257 वर्ग किलोमीटर, 92,257 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है। यानी कि 94 में 92,000 तो ग्रामीण ही हो गया, तो बचा कितना? शहरी कितना बचा? तो शहरी इलाका क्या बचा? 1,095 वर्ग किलोमीटर ओनली। यानी कि शहरीकरण बहुत कम है। जो रिसेंट शहरीकरण का आंकड़ा कितना है? 15.3 है, 15.3 या 16 कुछ हुआ है जी, 16 कुछ हुआ। 15.3 सर। सही है। अरे नहीं, दूसरे इकोनॉमिक सर्वे में उसको और अपडेट करके दिया था, 16 कुछ हो यस गया सर, है। 16.9%। हाँ, वही कुछ तो आगे बढ़ा है, मुझे याद है, क्योंकि दूसरे क्लास में मैंने पढ़ाया था। 15.3 के बाद भी बढ़ा है। ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर याद नहीं हो तो बोल सकते हैं कि सर 15% के आसपास है, पहले 11.3 था। ठीक है। और हमेशा क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे राष्ट्रीय औसत से, राष्ट्रीय औसत कितना है, हमारा कितना। ठीक है। चलिए, तो शहरी इलाका कितना है? 1,095 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर अगर इंग्लिश में लिखना हो तो। और ग्रामीण इलाका कितना है, ग्रामीण क्षेत्र कितना है हमारा? तो 92,257 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। औसत बरसात कितनी होती है, ज्योग्राफी वाले? 112 सर। तो ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 173 फीट। हाँ, 173 फीट, 173 फीट। ठीक है। औसत और सर बरसात के दिनों की संख्या कितनी है? 173 फीट है समुद्र तल से ऊंचाई। औसत बरसात के दिनों की संख्या, एक वर्ष में कितने दिन वर्षा 52 होती है बिहार में? 52 52.5, एग्जैक्ट आंकड़ा है 52.5। प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी हैं? पटना,
तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध। इसमें कितने कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, याद है? यस सर। यस सर। यस सर। बताइए तो, सारण में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सर तीन। तीन सर सारण, सिवान, मगध में? गोपालगंज। 5 मगध में? मगध में 5 सर, 5। हाँ मगध में मगध में 5 है। जी जी सर। यस सर। पटना में कितना है? 6। 6 6 सर। सर। 6। पटना में 6 सर। और क्या कहते हैं, तिरहुत में कितना है? 6 6 6 6। सर। 6। बताइए, तिरहुत के जिलों का नाम बताइए। सर पश्चिम वैशाली, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी। ये याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं है तो बोलिए, मैं लिखा दूंगा, अदरवाइज 9 का नाम पहले स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए। याद है सर। जो अलग अलग नाम है, एक तो तिरहुत आपका नाम अलग है, उसके बाद एक मगध नाम क्या है, अलग है, जिला के नाम से हटके है, और एक कोसी है जो कि जिला के नाम से हटके है। कोसी में कितने जिले हैं? 4 सर। 3 जिला सर। 3 3 जिला है। सहरसा, कौन कौन सा सुपौल है? और मधेपुरा। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। सबसे मधेपुरा छोटा और प्रमंडल कौन सा है? भागलपुर, भागलपुर। बांका और भागलपुर। बांका और भागलपुर। हाँ, 2 ही जिले हैं, बांका और भागलपुर। भागलपुर। कितने प्रमंडलों में जिलों की संख्या 6 है? सर 3 सर। 3 चार, और हाँ 3 या 4 है। 3 एक सर, तिरहुत, 3 एक पटना मुंगेर और में तिरहुत, पटना, मुंगेर में 6 है। मुंगेर में 5 है सर। 3। 3 सर। 3 है सर, 3 जिला, 3 प्रशासनिक प्रमंडल, जिसमें 3 6 जिला। प्रशासनिक इकाइयां हैं जिसमें कि 6 जिले हैं। एक तिरहुत है, जिलों का नाम है, तिरहुत में वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। उसके बाद एक पटना है जिसमें कि पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है, और एक जो है कि मुंगेर है जिसमें कि खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। ये याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो सर बोलिए, 1 मिनट में बेगूसराय तो लिखवा दे। सर दरभंगा में आता है सर। बेगूसराय दरभंगा किसमें? में आता है। दरभंगा दरभंगा में वाले में 3 ही आता है, है। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। दरभंगा में 3 ही जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, एक लाइन से बस। उसको एसडीएम करके याद भी करिए। क्या बोल रहे हैं? एसडीएम, हाँ गुड, एसडीएम करके याद कर लिया वो। एस से समस्तीपुर, डी से दरभंगा, एम से मधुबनी, गुड। सर प्रमंडल को भी याद ठीक है। करने का ट्रिक है, पप्पू को मूसा भाते दाम। हाँ, तो आप अभी तो प्रमंडल के अनुमंडल भी याद हो जाएगा। अभी तो इंटरव्यू में ये सब पूछा जाता है, आपके जिलों में कितने अनुमंडल हैं। जैसे प से पटना, पू से पूर्णिया, मू से मुंगेर, स से सारण, भा से भागलपुर, ती से तिरहुत, द से दरभंगा, म से मगध। अच्छा, गुड। तो ट्रिक लगा के याद कर लेना। अगर अगर एक जगह लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मैं पीडीएफ दे दूंगा कि कैसे कैसे है, वो कलरफुल तरीके का पीडीएफ रहेगा, उससे उससे काम बन जाएगा। ठीक है, आपके पेड ग्रुप में मैं इसे डाल देता हूँ अभी, और आप उसे देख लें एक बार। हेल्प डेस्क को भेज रहा हूँ, जस्ट एक सेकंड। एक सेकंड वेट करेंगे। सर पेड ग्रुप में प्रत्येक दिन क्लास चलती है क्या? क्लासेस का नोटिस जिस जिस दिन होता है आपको मिल जाता है, देख लीजिए, ये भेज दिया गया है। भेज दिया है, हेल्प डेस्क, देख लीजिए। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक चीज जाना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अगले दिन, आज मैं उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बिहार के व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने बताया था, बताइए, और किन्हीं को कुछ नाम याद है तो। जो जितना मैंने आज पढ़ाया इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे क्लास खत्म होने के बाद, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। रिक्वच। हाँ, ठेकुआ बताए थे, और क्या बताए थे जी? रिक्वच। रिक्वच। ठेकुआ, सिलाव का खाजा, सीतामढ़ी का मिठाई, बालूशाही सर। हाँ बालूशाही, और बताओ, बताइए बताइए। गया का खास। बक्सर का सर सोन पापड़ी भी है। गया का तिलकुट। गया का तिलकुट। गया का तिलकुट। पिछले बार एक मालपुआ।
मैं बता रहा हूँ एक कहानी। एक लड़की थी, वो दिल्ली की थी, ठीक है। काफी शानदार पढ़ने में थी, शालिनी कुमारी नाम है उसका। 96 मार्क्स उसको फाइनली, 97, हाँ 97 मार्क्स इंटरव्यू में था अभी, ठीक है। तो वो क्या थी कि बहुत ही शानदार कॉलेज से, कौड़रीमल कॉलेज दिल्ली से पढ़ी हुई थी, और बहुत ही गजब का नॉलेज था उसके पास। मतलब गजब जिसको कहते हैं ना, कि आप किसी भी टॉपिक पे, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, किसी में भी बात करो वो फंसने वाली है ही नहीं, आप फंसा ही नहीं सकते उसे, इस लेवल का नॉलेज। तो मुझे पता था कि इंटरव्यू में फंसेगी तो ये बिहार में फंसेगी, और मैंने सलाह भी दिया था कि आप बिहार स्पेशल को अच्छे से तैयार कीजिए। तो मैंने पूछा प्रश्न कि बताइए कि बिहार में क्या क्या फेमस है, तो एक ही चीज फेमस याद आता है लोगों को, लिट्टी चोखा। तो मैंने बोला कि बताइए कि लिट्टी चोखा में क्या फेमस है, कहाँ का फेमस है। तो उसका घर एक्चुअली समस्तीपुर था, वो समस्तीपुर में जीवन में कभी रही नहीं थी, बिहार जीवन में 8-10 दिन आई होगी पूरे 20-25 साल के लाइफ में। बोले सर समस्तीपुर का लिट्टी चोखा फेमस है, बस वो पकड़ा गई। समस्तीपुर में कौन सा लिट्टी चोखा फेमस है? पटना का नाम ले ले तो समझ में भी आता है कि आमिर खान वगैरह लोगों ने आके खाया है, तो थोड़ा फेमस उमस हो गया है वो, खास करके चिड़ियाघर के सामने जो बिकता है। उसके बाद मैंने उन्हें सलाह दिया था कि आप कुछ मत कीजिए, आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट है, आप बिहार स्पेशल को और बिहार को अच्छे से जानिए, पढ़िए, उसको तैयार कीजिए। और उन्होंने वो काम किया। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर, इंग्लिश मीडियम में बात करती थी, शानदार, देखने में शानदार, पर्सनालिटी बहुत हैवी, हाई कम्युनिकेशन स्किल, डेली द हिंदू पढ़ना। आप जानते हैं दिल्ली के स्टूडेंट्स का लेवल बहुत अप रहता है। और फाइनली वो सेलेक्ट हुई, मतलब इंटरव्यू की अपनी बैच 67 बैच की वो टॉपर थे, और उसका मॉक इंटरव्यू वगैरह होगा भी अपने ही यूट्यूब चैनल पे, उसको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो दूसरी बात कि मैंने जो पूछा आपसे क्या, कि बिहार के व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप एक लिट्टी चोखा, एक सत्तू शरबत और 2-4 बालू शाही वगैरह बोलते बोलते हाफ जाते हैं। नहीं, आप चाहें तो लिखिए, लिख लीजिए। लिखना चाहेंगे? इसको पढ़ाएंगे भी एक एक करके डिटेल में, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं बोल के प्लस को ऑफ कर देता हूँ। से लिखना है। सर लिखा दीजिए। लिखा दें? चलिए लिखिए, Yes, sir. लिट्टी चोखा, म्यूट कर लीजिए। दिख रहा है? लिट्टी चोखा, सत्तू शरबत, कड़ी बड़ी, खिचड़ी, घुगनी चना, पिट्ठा, लड्डू मनेर का, इसके बारे में पढ़ना भी है। जो लोगों को हॉबी नहीं कुछ समझ में आता ना, बोलो कि सर बिहारी व्यंजन खाना, बिहारी व्यंजन पकाना मुझे अच्छा लगता है, और शांति से इसके व्यंजनों को याद कर लो। खाना बनाना नहीं, बिहारी व्यंजन बनाना। खाना बनाना बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, बिहारी व्यंजन बनाना लिमिटेड है, ठीक है। तो इसको पूरे अच्छे से याद कर लो, रट लो, और बनाना बहुत आसान है। इसका 10-12 वीडियो यूट्यूब पे है, वो देख लेना, बात बन जाता है। जैसे कि पर्यटन के बारे में किसी को शौक है, तो बिहार के पर्यटन से सवाल आएगा, तो ऐसा पीडीएफ बिहार के पर्यटन का भी है, तो वो भी अवेलेबल करवा देंगे। तिलकुट गया सर ट्रैवलिंग का शौक है। हाँ, तो ट्रैवलिंग में मतलब वो कुछ फिक्स कर लीजिए कि सर माउंटेन पे जाना ज्यादा पसंद है, तो माउंटेन से ही ना सिर्फ सवाल आएंगे, पूछा जाएगा फिर बताइए कि जो वैनसांग आया था चीन से, किस दर्रे से आया था, या फायान आया था तो कौन से दर्रे से आया था, तो बता दीजिएगा सर इस दर्रे से आया था, ठीक है। वो बताएंगे जब हॉबी का क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे बताएंगे कि आपको क्या है। वैसे आपसे अभी भी पूछ लेता हूँ हॉबी के बारे में थोड़ा, देखें क्या हाल है। बहुत लोगों का तो हॉबी होगा ही नहीं। तो बढ़िया एकदम पिक्चर उक्चर ठीक लग रहा है तिलकुट गया का। उसके बाद जो यही मैं खीर मखाना का बात कर रहा था, खीर मखाना दरभंगा का, ये बहुत फेमस है। बताइए, मखाना के बारे में चर्चा हो तो बताइए बिल्कुल कि सर खीर मखाना बनता है उससे। अब जो नहीं जानते होंगे तो उसको तो लगेगा चलो चलो आज लड़का बताया है, घर में जाकर आज तो बनवाएंगे। 60-65 बरस के आदमी का क्या हॉबी हो सकता है जीवन में, कुछ नया सीखने को मिला, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। पैसा वगैरह सब चीज उनके पास सही जाएगा। मखाना 1000 रुपया किलो मिलता है, 1000 रुपया किलो नहीं जी, मैं मंगाता हूँ पैकेट तो 800 रुपये में, 250 ग्राम देता है मुझे। मैं मखाना वैसे डेली खाता ही हूँ, 250 ग्राम या कुछ ही रहता है, मुझे याद तो नहीं है, बट बहुत महंगा है। मेरे दोस्त का है वो बिजनेस, नेशनल मखाना उद्योग का जो मालिक गुलफराज है, वो मेरा दोस्त है। अभी अमेरिका में जो अब डी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से वो परमिशन ले चुका है। अब अमेरिका मखाना बिकने जाएगा, वहाँ 8000 रुपये केजी बिकता है। और एक लंदन में भी उन्होंने एग्जीबिशन लगाया था, तो वो गया हुआ था वहाँ पे, ठीक है। सिलाव खाजा ये नालंदा का है। उसके बाद दही चूड़ा जो बहुत फेमस है, आप जानते ही हैं। उसके बाद होली पे बनाया जाने वाला ये लाल मालपुआ, ये भी बहुत फेमस है। उसके बाद खोया का लाई,
ये काफी फेमस है, बाढ़ में मिलता है। ये बाढ़ पे जब रेलवे स्टेशन से आप पार करेंगे तो इसे मिलने आ जाता है। ये पिड़ुकिया इसको बोलते हैं, चंद्रकला इसका नाम है। तो चंद्रकला ये पिड़ुकिया ये भी फेमस है। इसको बालूशाही बोलते हैं, ये भी काफी फेमस है। परवल की मिठाई, परवल सब्जी है ये मिठाई, इस पे डिबेट है। परवल मिठाई मिठाई होता है, उसके बाद भूंजा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को देखा। अगले क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाया भी जाएगा, कैसे कैसे बनाया जाता है ये सभी बता देंगे आपको। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हम लोग आएंगे टूरिज्म पे, तो एक एक करके टूरिज्म का पिक्चर के साथ अच्छे से पढ़ा के इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे। चलिए, तो अब आपसे लास्ट सवाल यही है कि कृपया करके मुझे बताएं कि आपकी हॉबी क्या है। किसी के पास? सर प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग क्रिकेट, नहीं, देखिए, एक होता है एक्टिव हॉबी, एक होता है पैसिव हॉबी। तो कृपया करके एक्टिव हॉबी रखने का ज्यादा प्रयास करेंगे। जानते हैं ना इसके बीच में अंदर एक्टिव हॉबी क्या होता है, पैसिव हॉबी क्या होता है? कौन बताएगा? पुष्पम बताओ, हॉबी क्या है? बताओ पुष्पम कुमार हेलो, मेहता। मेरा सर वॉलंटरी है सर, वॉलंटरी क्या क्या हॉबी, क्या होता रहा? स्वैच्छिक सर, स्वैच्छिक सेवा वॉलंटरी सर। सर्विस। कहाँ कहाँ आपने किया वॉलंटरी सेवा, बताइए जरा। सर मैं पर्यावरण हितैषी के रूप में सर प्रत्येक वर्ष 5 जून को मतलब हाँ, सर पेड़ पौधे लगाता हूँ सर। उसके बाद? उसके बाद सर मैं पर्सनल लेवल पर सर बहुत, पर्सनल लेवल पे क्या करते हैं आप? जैसे सर मैं अभी भारतीय रेल में सर कार्यरत हूँ, तो अपने वेतन का 10% सर मैं मतलब किन्हीं किन्हीं को मतलब जो निस्सहाय लोगों को उनको दान देता हूँ सर। कहाँ पे आपने दान दिया है? जैसे मेरे सर एक मित्र हैं जो माइग्रेन करके सर वो पीड़ित हैं, तो उन्हें मैं प्रत्येक महीना सर को उन्हें कुछ डोनेट करता हूँ। उसके बाद ऐसे मैं अपने गांव में भी 2-3 जो है संस्थान जो मतलब क्लब टाइप के हैं, जहाँ पे प्रतियोगी हम्म प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी होती है, हम्म। तो वहाँ पे सर, हाँ वहाँ पे मैं योगदान देता हूँ सर। आप 5 एनजीओ का ऐसा नाम बताइए जो इस तरीके का काम करता हो। 5 एनजीओ जी। सर, एक टीम भारत है बिहार में, हम्म। वो वो भी सर और है जी। एक है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस ब्लड के सेक्टर में काम करता है। जी सर। और तो पुष्पम कोई बात नहीं है, अच्छा है, कम से कम आपने हॉबी बनाया है, आप काम करते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप अपने वेतन का 10% योगदान देते हैं सामाजिक सेवा में। अब व्यक्तिगत स्तर पे आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। इनसे आने वाले संभावित प्रश्नों को तैयार कर लेंगे और इसमें हम लोग आपकी मदद भी करेंगे, पूरी लिस्ट बनवा देंगे किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आप भी उसका उत्तर तैयार करेंगे और हम लोग भी बहुत सारा उत्तर आपको तैयार करवा के दे देंगे, ताकि ये जो आप नेक काम कर रहे हैं ये आगे भी आप कंटिन्यू रख सकें, और जब आप बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में आए तो यहाँ भी उस तरीके का काम कर सके। इस पे जो भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपके ऊपर जो केस स्टडी पूछा जा सकता है कि एक महिला आई है जिसके पास की कोई आधार कार्ड वगैरह कुछ है नहीं, वो राशन लेना चाहती है लेकिन डीलर उसको देने से मना कर रहा है, तो आप किस तरीके से राशन दिलवाएंगे। तो आप इसमें दो भी बातें हो सकती हैं कि एक तो प्रशासनिक स्तर पे, दूसरा आप व्यक्तिगत तौर पे भी मदद तो करते ही हैं, तो आप उस महिला की मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी तैयार करना है आपके ऑफिस रिलेटेड। गुड, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात। चलिए, और कोई बताएंगे? हाँ, इरफान अंसारी बताइए। सर कविताएं लिखना पसंद है। किस तरीके की कविताएं लिखते हैं आप? जो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड सर। वीर रस की कविताएं क्या होती हैं? सुना है आपने वीर रस? यस सर, जो वीरता से संबंधित। एक कविता क्रिएट करके बताइए जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भारतीय सेना को उत्साहित करने के लिए।
कुछ सोच पा रहे हैं? यस सर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ओके ओके, आप सोच के रखिए, मैं दूसरे से तब तक पूछता हूँ। ललन बताइए। सर वो मेरा शौक जो था ना डायरी राइटिंग का, तो उसमें सवाल कैसा आ सकता है वही पूछना था। डायरी राइटिंग, सर यस सर। पहला डायरी सवाल तो ये राइटिंग पूछेगा कि खुद का हॉबी है या कोचिंग वाला पढ़ा दिया है। काहे कि एक जमाने नहीं में सर। बीपीएससी में क्या होता सर था मैं बताता हूँ, मैं बता सर रहा हूँ उसमें क्या है ना कि शायरी वगैरह लिखना अच्छा लगता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उस पर आंसर बता रहा हूँ। डायरी राइटिंग एक समय बहुत ही घिसा पिटा हॉबी टाइप का हो गया था। पता नहीं कोई इंस्टीट्यूट था उसमें, वो बीपीएससी में जितने बच्चे जाते थे उसमें 20-25%, 30% बच्चा डायरी राइटिंग बोल देता था। तो इंटरव्यू वो वाला भी सुनते सुनते पक गया था कि यार हर कोई डायरी राइटिंग लेके आ रहा है, अपने से अपना हॉबी है या कोचिंग वाला पढ़ा के भेज दिया है। 64वीं तक तो ये सवाल बहुत ही मतलब पेचीदा था बीपीएससी के सामने। अब धीरे धीरे इसकी संख्या बहुत कम हुई है क्योंकि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खुले हैं। पहले इंस्टीट्यूट बीपीएससी का इतना गंदा और घटिया था, 70-70 हजार रुपया लेता भी था पढ़ाने का, पढ़ाता लिखा था कुछ था नहीं। 1.5 साल में 6 महीना तो हिस्ट्री पढ़ाते रहता था, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को भी इतिहास कर देता था। डायरी राइटिंग पे सवाल पूछे जा सकते हैं कि प्रशासन में डायरी राइटिंग कैसे हेल्प करता है, आप डायरी में क्या क्या लिखते हैं, आज की घटनाओं को आप डायरी में कैसे लिखेंगे, इसे बताइए। बताइए आज की घटनाओं को, आप पूरा दिन आपका खत्म हो गया, इसे आज की डायरी में अगर आप नोट करेंगे तो कैसे करेंगे? सर पहले क्या था ना, सोशल मीडिया के कारण हम बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, लेकिन थोड़ा डायरी मेंटेन के कारण मैं दिन में कितना यूटिलाइज कर पाता हूँ, समय कहाँ जा रहा है उसका ख्याल आता है, और जो मेरा सही कार्य है मैं उसमें लगा पाता हूँ। ओके गुड, तो आप मुझे बताइए कि आज का आपका दिन खत्म हो गया, आज की डायरी अगर आप लिखेंगे तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? सर अभी तो हाल ही में मतलब कि हेलो आज, अरे डायरी डेली लिखा जाता है, आज की डायरी में क्या लिखोगे वो बताओ। सर, आज शायरी लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर का, वही जो अभी तो ये नहीं होता है डायरी राइटिंग का आंसर। डायरी राइटिंग में सबसे पहले अपनी दिनचर्या लिखी जाती है, आज के आपने पूरे दिन में क्या किया, तो उसे आप लिखेंगे, उसे नोट करेंगे। ठीक है, इस पे बताऊंगा। प्रशासन में ये डायरी राइटिंग काफी हेल्प करता है क्योंकि आप हर चीजें अगर आप पहले से प्लान कर लेते हैं, आपकी डायरी में सब चीजें मेंशन होती है, तो चीजों को करना बहुत आसान हो जाता है। डायरी राइटिंग वैसे भी करना चाहिए सोशल मीडियाओं से दूर रहने के लिए और अपने चीजों को शेड्यूल करने के लिए, और अपने काम को जो है कि टाइम समयबद्ध मैनर में करने के लिए डायरी राइटिंग काफी जरूरी है। ये सर मुझे व्यक्तिगत जीवन में और प्रशासनिक जीवन में जब आऊंगा तो वहां भी मुझे मदद करेगा। आप देखते होंगे कि सर बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी अपने साथ डायरी लेके चलते हैं और जहां भी कुछ छोटी बातें होती है तो उसे वो डायरी में अपना नोट कर लेते हैं ताकि उसे चीजें याद रहे और स्पष्ट तरीके से उसके कार्यशीलता की क्लियरिटी उसके पास रहे। तो यह मदद भी करता है। तो हर हॉबी का क्या करना है, एक एंगल की प्रशासन में कैसे वो मदद करेगा उस आंसर को तैयार करना। जैसे कि कुकिंग प्रशासन में कैसे मदद कर सकता है, बताइए कोई। कुकिंग प्रशासन में कैसे मदद कर सकता है? सर कभी फ्लड आ गया या फिर कुछ डिजास्टर आ गया तो उस टाइम पे वो हेल्प कर सकता है सर। गुड। और मतलब इतना कमजोर स्थिति है बैच का क्या, ये सब बेसिक क्वेश्चन में और नहीं आ रहा टाइम है। मतलब रिमोट एरियाज में पोस्टिंग हो, जहाँ मतलब खाने का कोई दुकान ना हो और वहाँ पोस्टिंग हो तो खुद से बना के मतलब खाते हैं। हाँ, ये तो यूट्यूब देखिए, समझिए प्रशासन में किस तरीके से मदद करता है। तो सर कुकिंग करना आंगनवाड़ी सब में सर, जैसे आंगनवाड़ी में बढ़िया फूड बना है कि नहीं, स्वस्थ खाना बना है कि नहीं, अगर उसके आधार पे हम जज कर सकते हैं। अगर अच्छा आलोक सर बताइए। हाँ सर जैसे व्यंजन में सर जैसे नमक कितना डालना है या फिर जो भी चीजें हाँ कितना डालना है, तो वो सर बारीकी जैसे, तो वो सर प्रशासन में भी हम उस बारीकी को यूज कर सकते हैं सर, कि गुड कहाँ गुड। पे कितना योगदान सर डालना है, सर कितना यदि मुझे योगदान करना एमओ है। के रूप में अगर पोस्टिंग होती है तो सर मैं जितने भी भोजन की सामग्री हैं उसे चेक करने में सर सहायता कर सकता हूँ। गुड गुड। देखिए अच्छा, सबसे अच्छा आंसर आलोक का था कि सर जो कुकिंग है एक शैली है जिसके माध्यम से कि हम एक स्किल के रूप में इसे मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो ये मुझे व्यक्तिगत रूप से जो स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाने में मदद करता है। जहां तक की बात है प्रशासनिक सेवा में किस तरीके से मदद करेगा यह स्किल, तो मेरा यह स्किल सर जिस तरीके से हम कुकिंग में हर एक चीजों को समयबद्ध तरीके से देते हैं और उसकी मात्रा कितनी होती है उसको भी ध्यान रखते हैं। जैसे कि सर सब्जी में कितना नमक देना है, कितना तेल देना है, कब हल्दी डालना है, कितने आंच पे पकाना है। जब मैं इन चीजों की बारीकियों को समझता हूँ तो आगे चल के प्रशासन में भी जब लोगों से मिलना होगा,
बात करना होगा, प्रशासनिक कार्यों को लागू होना होगा। कई बार दंगों के निपटान में, हिंसक झड़प के बीच में मुझे जाना होता है, तो कब किस लोगों से कितनी बात करनी है, किसको कितना तवज्जो देना है, कब डांटना है, कब प्यार से बात करना है, इन चीजों की बारीकियों को सर में प्रशासन में भी यूज कर पाऊंगा। और कब किसको कितने आंच पे तपाना है, यानी कि किसी अपराधी को कब पीटना है, किससे कब उसे प्यार से बात करना है, और उसे फिर किस शेप में सजा के अच्छे से परोसना है, चीजों को लयबद्ध तरीके से रखने का स्किल मैं इससे सीखता हूँ, और इसे मैं प्रशासनिक रूप से जोड़ के देखने का प्रयास करता हूँ। साथ के साथ सर प्रशासन में भी कई सारी चीजें कुकिंग की यूज हो सकती है स्किल। जब बाढ़ राहत के शिविर लगाया जाता है, वहाँ पे कुकिंग की फैसिलिटी, उसके बाद फिर आंगनबाड़ी केंद्रों पे, उसके बाद मिड डे मील में बच्चों को जो भोजन दिया जाता है उसकी जांच, और मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में कई सारे जगहों पे जो है कि मिलावटखोरी का भी जांच हम कर सकते हैं, और उसमें हम काफी इंटरेस्ट लेकर के कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली के रूप में एक स्वस्थ प्रशासक बनकर सर मैं कुकिंग के स्किल को जो है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से मैं लोगों में प्रेरित करूंगा। जो गुड बैड फूड हैबिट आज के समय में बच्चों को हो गया है, जंक फूड की ओर जा रहे हैं, तो वो अपने से खुद का खाना बना के किस तरीके से अच्छा कुकिंग करके स्वस्थ भोजन को यूज कर सकता है, वो मैं इन सारे स्किलों का यूज करूंगा। जब आप इंटरव्यू में इतना लंबा आंसर देते हैं तो सामने वाला सुन के गदगद हो जाता है कि बच्चे के पास हर विषय का डाइवर्सिटी है, और वो हर एक एस्पेक्ट को जोड़ने के लिए जानता है। प्रशासन का सबसे बड़ा लक्षण भी यही होता है, सबसे बड़ा गुण भी यही है कि एक समाज के हर एक एंगल को जोड़ना है। आप कोई एक आंसर, दो आंसर दे रहे थे, जब मैंने आंसर दिया तो लगभग हॉलिस्टिक हो गया। तो इस तरीके से आपको आंसर करने की कला विकसित करनी होगी। ठीक है, आप बोलते जाएंगे, जब उनका सुनने का मन नहीं होगा तो वो नजर हटा लेंगे, आप समझ लेंगे क्या अब इन पे नहीं बोलना है, चुप हो जाना, ऐसा नहीं कि बोलते चले जाना है। ठीक है, आप विक्रम बताइए, विक्रम क्या है हॉबी आपकी? सर तैराकी हॉबी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल गुड हो सकता है। बताइए, भारत के 5 अच्छे तैराकों का नाम बताइए। सर अभी तो पूरा नहीं याद है, लेकिन मिहिर सेन बहुत अच्छे तैराक हैं। अच्छा, और तैराकी में जो है कि किनको बहुत सारा गोल्ड मेडल मिला हुआ है? जी, एक अमेरिका के तैराक हैं, माइकल फिलिप्स नाम है सर उनका, जो 28 मेडल जीते हुए हैं वो। गुड, तो इस तरीके से तैयार कर लेंगे। तैराकी अच्छा हॉबी है। आप कहाँ तैरते हैं? सर एक्चुअली मेरे गांव के बगल से कमला नदी गुजरती है। हाँ, और वहां पे मतलब बचपन में मैं कुछ ज्यादा ही मतलब कि पानी सब में तैरा हूँ, मतलब कि बाढ़ प्रभावित हॉबी एरिया का है। मतलब आप जानते हैं हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है? हॉबी और इंटरेस्ट में मतलब हॉबी वो होता है कि जब आपको कुछ करने का इच्छा नहीं हो तो मतलब ऐसे समय में जो आप काम करते हैं तो उसे हॉबी कहते हैं। और इंटरेस्ट हुआ कि जब आपको मतलब करने की इच्छा है तो उसे इंटरेस्ट कहते हैं। हॉबी वो है जिसके लिए आप समय निकाल ही लेते हैं, और इंटरेस्ट वो है जब समय मिलता है तब आप करते हैं। सिंपल तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। ऐसे इस पे क्लास लिया जाएगा, हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर है, हॉबी किस किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो तैराकी आपका अच्छा हॉबी है। इसको तैयार करने का आवश्यकता है, किस तरीके से इसमें वाटर का किस किस कंडीशन में क्या क्या होता है। ओलंपिक वगैरह में इंडिया में क्यों अच्छे तैराक नहीं है, तैराकी की प्रतियोगिता कहाँ कहाँ होती है, स्टेट लेवल पे तैराकी की प्रतियोगिता है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं नेशनल लेवल पे तैराकी की प्रतियोगिता, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक गेम में, उसके बाद फिर जो एशियन गेम्स वगैरह होते हैं इसमें, कॉमनवेल्थ गेम में, इन सब चीजों में बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तैराकी हो सकता है। गुड, प्रियंका पासवान। सर मेडिटेशन और योगा। मेडिटेशन और योगा, हाँ हो सर अभी सकता है, स्टार्ट ही करते किए हैं हैं योगा। तो ठीक है ये अभी। हाँ है, ठीक है, बताइए 5 मतलब कि 5 योगासन बताइए। फिर चक्रासन, ताड़ासन, शीर्षासन। सूर्य नमस्कार क्या है? योगा है? जी सर योगा है। आप जानते हैं उसके कितने उसमें स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार में? एग्जैक्ट सब 12 होते हैं। वो परफॉर्म करने के लिए बोल दिया जाए कर लेंगे तुरंत? जी सर कर देंगे। गुड, रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसको आप अभी के समय में जो लोगों का मेंटल स्ट्रेस वगैरह है, इससे आप कनेक्ट करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, योग सूत्र वगैरह कहाँ से आया था, किस तरीके से है, अभी जो इंटरनेशनल योगा डे है, किस तरीके से पश्चिम के लोग योगा के पीछे पगलाए हुए हैं, तो इन सब पे बहुत अच्छा प्रश्न इस पे बनेगा। और अगर आप इससे डेली प्रैक्टिस करते हैं, और इसको जानना होगा क्यों, समझ लीजिए, वहाँ जो बूढ़े बैठे हुए हैं वो
उनका एज क्या है, 60-65। अब मेडिटेशन में वो लोग होते हैं निपुण, कोई काम तो है नहीं, मतलब हेल्थ अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो सवेरे सवेरे उठ के वो योगा ही करते हैं। अब वो कपाल भारती और भ्रामरी अगर उन्होंने पूछा कहीं भी बताने में मिस्टेक किया तो फिर नंबर गया, अगर ठीक ठीक बता दिया तो बहुत अच्छा बेटी, बहुत बढ़िया, एक स्टेप बता दिए, आज तुम घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे, तुम 10 नंबर एक्स्ट्रा ले लो। तो इसके फायदे भी बहुत हैं, और अगर आप मिस्टेक करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। और अच्छा ये है, आप इसे रख सकते हैं। अब बहुत ही आसान है ये सब हॉबी जो है ना, एक तो एक्टिव हॉबी है कि हम खुद भी करते हैं सर, जानते भी हैं इसके बारे में, नहीं तो कुछ कुछ करने के लिए सीख लीजिए, बाद बाकी किताब मिलता ही है योगा का, इसको खरीद के पढ़ लीजिए, अपने नॉलेज के लिए भी हो जाएगा और उनको बता भी देंगे, जीवन में भी काम आएगा। बहुत अच्छा हॉबी है, गुड। चलिए आलोक बताइए आप। सर क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना और सर बच्चों को पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाना तो मत ही रखिए, हॉबी के तौर पे क्या ही से रखेंगे। क्रिकेट खेलना अच्छा बात है, ये क्रिकेट देखना अच्छा बात है, और एक हॉबी इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्रिकेट से या तो वो सवाल पूछ नहीं सकते हैं, या फिर कोई क्रिकेट के बहुत प्रेमी लोग हैं तो ऐसे डकवर पुलिस तक के सवाल पूछे जाएंगे कि बताना उसको मुश्किल हो जाएगा, 1983 में कौन जीता था, इसमें कौन जीता था। अच्छा है, इसको हटाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, साथ के साथ एक हॉबी और ऐड कर लें, सभी लोग 2 हॉबी कम से कम जरूर रखें, एक से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि हो सकता है क्रिकेट के बारे में उनको नॉलेज ना हो, क्या पूछेंगे। ये सब ऐसा प्रश्न है जिसपे कि आप पर्सनली इनवाइट कीजिए, हॉबी पे बात कीजिए कम से कम 3-4-5 मिनट, उससे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि नॉलेज के बेस पे वो गए तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या पूछेंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनसे पार पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है अमित सर तो व्यंजन वाला सर रख सकते हैं? नहीं, दोनों रखिए ना, क्रिकेट के साथ साथ एक और रखिए ना। जी सर। सर मेरा हॉबी है सर लिखना और डिस्कशन करना। सर मैं कोरा पे लिखता हूँ सर, लिखना, राइटिंग ऑन कोरा एंड डिस्कशन करना। आप ब्लॉग लिखते हैं ना, तो लिखिए मैं ब्लॉग लिखता हूँ सर, मैं पोस्ट लिखता हूँ सर। कोरा एक वेबसाइट का नाम है, ठीक है, तो सिर्फ कोरा पे लिखना अच्छा नहीं लगता है, कोरा पे लिखना हो गया हॉबी थोड़ी होता है, ब्लॉग लिखना एक हॉबी है। तो बताइए, हाँ अच्छा है, ये क्या लिखते हैं, किस विषय पे लिखते हैं? सर कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कोरास पे, तो उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ सर, फिर उसको अपने वर्ड्स में उसमें लिखता हूँ सर। किस तरीके के ब्लॉग्स को आप लिखते हैं वो मुझे बताइए। सर इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया सर, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो गए सर, या फिर करंट में कोई इशू चल रहा है उसके ऊपर। तो करंट में अभी कौन से इशू चल रहे हैं, 5 हॉट टॉपिक बताइए। यस सर। सर ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, यस सर। हाँ सर इंडिया पाकिस्तान का इशू, ऑपरेशन सिंदूर वाला। हाँ। फिर सर ये बीच में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साउथ और नॉर्थ, ये तमिलनाडु का इशू था सर, 3 लैंग्वेज वाला पॉलिसी। फिर सर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है सर। पिछले 1 सप्ताह का बताइए जरा। पिछले 1 सप्ताह का सर, ये सर अभी तो सर ये इस बार मानसून बहुत पहले आ चुका है सर, बिहार में पहले आने वाला है मानसून। और अभी सर ये सर अभी तो याद तो नहीं आ रहा है सर। यही अगर इंटरव्यू में पकड़े गए ना इन सब हॉबी रखने के बावजूद, तो 20 नंबर काट लेंगे वो। एकदम प्रिपेयर होके जाना है, अगर आप लिखते हैं रेगुलर तो आपको पता रहना चाहिए ना कौन कौन सा टॉपिक चल रहा है न्यूज में। नहीं कुछ तो तेज प्रताप यादव का नाम बताइए, और इसमें भी बताना है तो ऐसे सर, अगर मैं इंटरनेशनल स्तर पे बात करूं तो ये न्यूज है, नेशनल स्तर पे बात करूं तो ये न्यूज है, उसमें भी स्पेसिफिकली कि सर पॉलिटी के सेक्शन में ये न्यूज चल रहा है, स्पोर्ट्स के सेक्शन में सर ये न्यूज चल रहा है, एकदम स्पेसिफिक बात कीजिए ना, तब ना लगेगा कि एक प्रशासक बोल रहा है। और किसी भी आंसर को देने में 30 से 40 सेकंड से ज्यादा मत लगाइए, खींच रहे हैं आ कर रहे हैं, ये सब मत कीजिए, डायरेक्ट बोलिए। डायरेक्ट बोला तब जाता है जब आप बहुत पढ़ते हैं और आपके दिमाग में बहुत क्लियरिटी रहती है चीजों की। क्लियरिटी कब आती है, जब आप अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए, और किनसे पूछना रह गया? अमित और काजल, ममता, बताइए जल्दी आप लोग। अमित बताइए आप। हाँ ममता बताइए। सर मुझे ये मेरी एक्चुअली में ना 2 साल पहले तक तो एक्टिव हॉबी थी किचन गार्डनिंग, लेकिन बाकी मेरे इंटरेस्ट के लेवल पे ही हैं अभी फिलहाल। अभी इंटरेस्ट के लेवल पे है तो फिर उसको कैसे मैं परसुएट करूँगी। जैसे मुझे पोर्ट्रेट स्केचिंग करना बहुत पसंद है पेंसिल से, और वो मतलब एक्चुअली में आर्टिस्टिक फॉर्म में। और दूसरा मुझे किचन वाला, और मुझे बच्चों के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो सर मेरा इंटरेस्ट है बच्चों के साथ टाइम बिताना, और मेरी हॉबी में एक किचन गार्डनिंग भी है और एक स्केचिंग करना भी है। ठीक है, तो किचन गार्डनिंग पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं
कि किचन गार्डनिंग, टेरेस फार्मिंग उनमें क्या अंतर है, किचन गार्डनिंग इंडिया में क्यों फेमस होना चाहिए, कहाँ कहाँ किचन गार्डनिंग होता है, 5 गार्डनर का नाम बताया जाए। ये बहुत अच्छा हॉबी है ममता, आप इसे रख सकते हैं। और जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए तो ये वरदान है ये हॉबी कि सर मैं अपने किचन में ही चीज़ों को उगा लेती हूँ, और तो बचत भी हो जाता है पैसों का, और साथ के साथ शुद्ध सब्जियाँ मुझे अपने किचन से ही मिल जाता है, किचन गार्डन से ही उपलब्ध हो जाता है। जानते हैं किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों बताइए, टेरेस फार्मिंग और किचन गार्डनिंग। तो सर मेरा छत है, वहां भी मैं खेती कर लेती हूँ कुछ, इसमें मैं हाइड्रोपोनिक वगैरह विधि का नाम जो जानते हैं आप, उसे मैं पढ़ाऊंगा बकायदे इन सब चीजों को। ठीक है, तो जो लोग लड़की हैं, शादीशुदा हैं तो और अच्छी बात है, नहीं भी हैं तो भी आप रख सकते हैं। तो लड़की कुकिंग से बच के किचन गार्डनिंग में जाइए, ज्यादा बेनिफिट होगा। कुकिंग का लेकिन नाम सर जैसे बताऊं, लड़कियां बोलती हैं मेरे साथ बस। क्या था, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं एक्टिवली किचन गार्डनिंग करती थी हॉस्टल में, जब मैं पीजी में रहती, वो रूम में लेके। लेकिन शादी के बाद से ये मेरी सारी हॉबीज रुक गई। नहीं तो आप इसे इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे कि सर मेरी शादी हुई और संजोग से मुझे किचन के पास कुछ मेरे स्पेस मिल गए थे, मिले थे नहीं मिले थे किसी को नहीं बोला, एकदम सफेद झूठ बोलते हुए निकलना है कि वहां स्पेस मिल गया और उस स्पेस में मैं सर किचन गार्डनिंग करती थी, ऐसे ऐसे गार्डनिंग करती थी, बता के निकल जाना है। शादी से बाद को बताना ज्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ शादी हुआ, परिवार में गई, जो समाज में एक्सेप्टेड चीजें हैं। आप क्या करते थे उसको गोली मारिए, ठीक है। हाँ काजल बताइए आप। सर मेरा हॉबी गाना सुनना और परिवार के साथ समय बिताना, तो इसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पे दोनों आप तो काम एकदम कर पैसिव लेंगे हॉबी सर? है, कोई एक एक्टिव हॉबी पले लाइए, किस तरीके का गाना वगैरह सुनते हैं। ये परिवार के साथ समय बताना, ये इंटरेस्टिंग टाइम है सर, इसको उस तरीके से यूज कीजिए। और कोई हॉबी एक और आप डेवलप कीजिए। कैसा कैसा गाना सुनना पसंद करते हैं? गाना गाना एक्टिव हॉबी है, गाना सुनना पैसिव हॉबी हो जाता है। भजन सुनते हैं सर, और मतलब मोटिवेशनल सॉन्ग और तो बताइए एक हिंदी भजन गा सॉन्ग। के सुनाइए जरा, कौन कौन सा भजन भजन सुनते हैं, कौन राम जी का, कृष्ण जी का। कौन सा भजन आपने रिसेंट में सुना है? कुछ पंक्तियां याद है? हाँ मतलब सुनते हैं तो वो बताइए याद है। बताइए बताइए। कोई मूवी में सुने वो सुना सकते हैं ना सर? हाँ हाँ सुनाइए। ठीक है सर। यशोमती मैया से बोले नंद। हेलो। हाँ हाँ बताइए, अच्छा बता रहे हैं। गाय हाँ सर की यशोमती बस, मैया। गाय ना सर। हाँ गाइए, गुड गुड। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को आया, कारी अधियारी छाई रात में तू आया, काली नैन वाली ने हो, काली नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। सर इसी तरह का गुड, भजन वेरी सुनते हैं। गुड। ताली बजाओ भाई, इसमें ताली बजाने का ऑप्शन है। बहुत अच्छे, शानदार। तुम बोलो कि मैं भजन सुनती हूँ सर, अगर आपका परमिशन हो तो मैं कुछ गुनगुना भी सकती हूँ। जैसे मौका मिले यशोमती मैया सुनाने का, 20 नंबर उछलेंगे। बहुत अच्छा गाया आपने, वेल डन। 10 भजन याद करके रखिए, राधा पे, कृष्ण पे, शिव पे, हनुमान पे। और भजन सुनना मुझे पसंद है। एक भजन आप गाएंगे, एक भजन बोर्ड मेंबर गाएगा, फिर एक भजन आप गाएंगे और फिर एक भजन बोर्ड मेंबर गाएगा। और फिर जो इंटरव्यू का माहौल होगा ना, वो इंटरव्यू गया अलग जगह पे, भजन भजन हो रहा है वहां पे। ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। संजय जी आएंगे, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका में है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के तौर पे भी वो नियुक्त हैं बांका में। तो वो इसी बैच के स्टूडेंट भी थे और वो आएंगे आपको इंटरव्यू में मेंटरशिप करने के लिए। काफी शानदार ऑफिसर हैं, 43 साल उनकी उम्र है। भारतीय सेना में 14 साल तक सर्व किया उन्होंने। उसके बाद फिर इसमें काम किया है, बैंक में ऑडिटर के लेवल पे बड़े पोस्ट पे उन्होंने वो थे। और उसके बाद फिर उन्होंने गया तो एज के हिसाब से वो गए, और वो बहुत बेहतरीन तरीके से, उनका एक्सपीरियंस वैसे है। यूट्यूब पे मैं आज उसका लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग देखिएगा। संजय यादव के नाम से होगा। वो बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी हैं, रैंक 96 उनका आया हुआ था।
ठीक है, 67 बैच के ऑफिसर हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि सर भगवत गीता मैं डेली पढ़ता हूँ, तो भगवत गीता का एक श्लोक सुनाइए। तो एक श्लोक इन्होंने भगवत गीता का सुनाया, फिर उधर से एक श्लोक जो है कि बोर्ड मेंबर ने सुनाया, फिर एक श्लोक इन्होंने पढ़ा, फिर अगला बोर्ड मेंबर एक गीता का जिक्र किया। 5-7 मिनट तो इसी में निकल गए। अब 5-7 मिनट एक अच्छा वार्तालाप इंटरव्यू में बहुत अच्छा माना जाता है। इसी तरीके से एक लड़के के साथ हुआ कि उन्होंने मिर्जा गालिब का कुछ शायरी सुनाया। शायरी काफी इंटरेस्टिंग हॉबी है, जिनको भी रखना हो रखिए। पर्सनली मैं बहुत सारा शायरी जानता हूँ, मुझे बहुत सारा शायरी याद है अलग अलग शायरों का, मैं बता दूंगा। ठीक है, उसमें होता क्या है ना कि उन लोगों को शायरी वगैरह याद रहता है, भजन याद रहता है, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना उनको याद रहता है एकदम पूरा। सुर में सुर मिलते हैं। फिर वहां पे एक शायरी लड़का पढ़े यूपीएससी के इंटरव्यू में, एक शायरी बोर्ड मेंबर पढ़े, फिर एक शायरी लड़का पढ़े, फिर एक शायरी बोर्ड मेंबर पढ़े। ऐसा 4-5 मिनट तक चला। और अलग अलग बोर्ड मेंबर को शायरी सुनने में बड़ा मजा आता, तो उनके लिए इंटरव्यू बहुत बोरिंग काम होता है। ठीक है चलो, एक आ गया इसको निपटाओ, फिर एक आ गया इनको निपटाओ। इस तरीके से उनको पैसे मिलते हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है किसी और का सिलेक्शन हो रहा है। जिस बच्चे से बात करके मजा आया, जिस बच्चे से बात करके उनको इनलाइटनमेंट फील हुआ, उनको नंबर मिला। इंटरव्यू बस इतना ही मसला है, आपने जस्टिफाई किसी चीजों को कर दिया, ठीक है, बस आपको मार्क्स मिल जाते हैं इसके। बस बहुत पढ़े लिखे लोग, बूढ़े लोग आपसे बात करने के लिए आए हुए हैं, आप उनको बात करके खुश कर देते हैं, आपकी बातों से वो पसंद हो जाते हैं कि हाँ लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, बच्ची पढ़ती बहुत अच्छी है, जानकारी बहुत अच्छा है, हॉबी बहुत अच्छा है, बस मार्क्स मिल जाते हैं और कुछ नहीं है। इंटरव्यू किस बात पे बात होगी, ये इंटरव्यू आप उसको गाइड कर सकते हैं, उसको बोला जाता है मैन ऑबरिंग द इंटरव्यू। एक क्लास इस पे जल्दी ही, कल या परसों, कल तो आई थिंक कि कार्तिकेन सर आएंगे क्लास लेने के लिए इस बैच में, उसके बाद परसों आई थिंक जब मैं क्लास में आऊंगा तो बताऊंगा कि हाउ टू मैनोवर द इंटरव्यू, आप अपने इंटरव्यू का टॉर्च बेरर खुद से कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो प्राची आप बताइए लास्ट में, फिर हम लोग ऑफ करते हैं। सर जैसे हमारा स्केचिंग और पेंटिंग हॉबी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम डेली आधा घंटा योगा करते हैं। और हमको एज सच डेली ऐसे कुकिंग का शौक नहीं है, लेकिन अगर कुछ नया रेसिपी आया तो अगर हम फीड में कोई नया रेसिपी आया, कुछ नया रेसिपी देखे हैं या कुछ खाए हैं नया, तो बनाने का शौक है। तो ऐसे पिछले बार बहुत तो अच्छा तुम खाना नहीं बना लेते हैं और स्केचिंग और पेंटिंग के साथ इंटरव्यू दी ही है। सर, दे ही नहीं पाए थे, मैं बताया था आपको। अच्छा हाँ, तुमको देने ही नहीं दिया इंटरव्यू ने। अच्छा अच्छा, चलो Yes, कोई बात नहीं। इस बार क्या करना ना कि एक क्या बताया तुमने, एक एक्टिव हॉबी पेंटिंग डेली स्केचिंग आधा के घंटा अलावा। योगा करते हैं हाँ, हम, एक लेकिन हमको योगा को रख इतना लेना। बहुत नॉलेज नहीं है उसका, मतलब नहीं, बुकिश नॉलेज नहीं है। नॉलेज उसका बुकिश नॉलेज अगर तैयार कर सकती हो तो वैसे तुम पेंटिंग और स्केचिंग तो बहुत अच्छा स्केच तो बनाती हो, मैंने देखा भी है पर्सनली, क्योंकि आप यस पिछले सर। बैच के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप स्केचिंग या पेंटिंग में से किसी एक को तो रख ही लीजिए, बहुत शानदार बनाते हैं। बनाने का मौका जैसे दे तुरंत पेन पेपर उठाइए, जबरदस्त एक स्केच या पेंटिंग जो भी आप बनाएंगे बना के उसको दिखा दीजिए। दूसरा योगा वाला जो सेक्शन है काफी अच्छा है, योगा को रख लीजिए। अगर उसमें आप पढ़ सकते हैं अच्छे से तो जानकारी होता है तो ठीक है। अदरवाइज स्केचिंग पेंटिंग आपका पिछले साल इतना जबरदस्त तैयार था, उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं, थोड़ा बहुत उसको खाली ब्रशअप कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, सोनाली सिन्हा। सर जैसे मेरा है, मतलब मुझे सिंगिंग पसंद है, इसके साथ मैं स्केचिंग भी करती हूँ और योगा भी मुझे पसंद है। तो कुछ गा के सुनाएंगे? लेकिन मुझे डिटेल किसी का पता नहीं है, मतलब डिटेल तो पढ़ना ही पड़ेगा, नॉलेज नहीं है। तो वो आर्ट एंड कल्चर के तहत पढ़ाएंगे हम, सिंगिंग को पढ़ाएंगे, पूरा सिंगिंग को, डांसिंग को, इसको पढ़ा देंगे क्लास में। ठीक है, तो कुछ अगर गा के सुना, जैसे सिंगिंग बोले तो गा के सुनाना आना चाहिए, तो सुनाएंगे। सर इस समय तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक्चुअली। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और 3-4 हॉबी का लिस्ट निकालिए, सभी छात्रों से अनुरोध है, जिन लोगों ने भी आज नहीं बोल पाया सबको अगले दिन का मैं मौका देता हूँ, अपना अपना 4-5 हॉबी का लिस्ट सर निकालिए। मेरा एक प्रश्न है। हाँ सर मैंने फिफ्थ सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में 2 प्रोजेक्ट किया था प्राइमरी डाटा पे, लगभग 1200। लास्ट में लेंगे। तो क्या है मेरा छात्रों से अनुरोध कि 4-5 हॉबी का लिस्ट निकालिए। ठीक है, उसमें देखिए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, उसमें फिर 3-4 को साइड कीजिए। उसके बाद हम लोगों से पूछिए कि सर इसमें क्या रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं, तो इस पे किस तरीके के प्रश्न आएंगे वो हम लोग बता देंगे। जो प्रीवियस इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया है, किस तरीके का प्रश्न पूछा गया, बीपीएससी में किस तरीके का पूछा गया, यूपीएससी में किस तरीके का पूछा गया है, वो लिस्ट आपको अवेलेबल करवा देंगे। वो लिस्ट आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं, बहुत सारा हम लोग भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बचेगा,
कि उस पे डिटेल में जानकारियां कहाँ से जुटाई जा सकती है। तो कुछ चीजें तो होगी है जो हम लोग खुद पढ़ा ही देंगे आपके क्लास में ही, जैसे कि आपका डांसिंग पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे, सिंगिंग जो भी घराना है संगीत का, हिंदुस्तानी कर्नाटका जो भी उसके घराने हैं, म्यूजिक के जो भी होते हैं स्टाइल, वो सारा डिटेल अच्छे से पढ़ा ही देंगे आर्ट एंड कल्चर के तहत। तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा और भी पढ़ा देंगे, जैसे कुकिंग वगैरह में कुछ बिहारी व्यंजन वगैरह तो कल ही क्लास लेके खत्म कर देंगे। मेला त्योहार वो भी पढ़ा ही देंगे आपको बिहार का पूरा। उसके बाद फिर पर्यटन वगैरह वाला जो हॉबी जिनका भी है, तो बिहार के पूरे पर्यटन स्थल को बहुत डिटेल में पढ़ा के उसका वीडियो लिंक वगैरह भी अवेलेबल करवा देंगे। अगर आप नहीं भी घूमने गए हैं तो आप उसे देख के कम से कम समझ लीजिए कि हाँ यहाँ ये चीज है, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो आप अपना तैयार कर लेंगे एक लिस्ट, हम लोगों से पूछ लेंगे। हॉबी मिनिमम 2 और एक इंटरेस्ट, 3 चीज आपके पास होना चाहिए बात करने के लिए, जिसपे कि आपसे बात करके कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नई बातें, कुछ करंट अफेयर की चीजें उसमें जो घटी हैं उस क्षेत्र में, उसको आप खुद से भी बहुत सारा चीज तैयार करेंगे, खुद भी हम लोग जो है कि बहुत सारा उसमें मदद कर देंगे। उसका उसमें जो भी जिस तरीके से प्रश्न उठ सकते हैं वो भी बता देंगे, और फिर मॉक इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ भी लेंगे उस तरीके के। तो इस तरीके से आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जी भैया, जिसका हॉबी ना हो तो ऐसा हॉबी नहीं है सर, तो फिर जिनका हॉबी नहीं है उनको बहुत नुकसान होने वाला है। सबसे पहले तो हॉबी आप क्रिएट कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू का हॉबी पर जब क्लास लेंगे तो बताएंगे कि हॉबी क्यों रखना चाहिए। नहीं है हॉबी, आप क्रिएट कीजिए। आप बेसिक अभी 2 मिनट में ये समझ लीजिए, अगर आप हॉबी नहीं बताएंगे कि सर मेरा कोई हॉबी नहीं है, इसी निरस्ता का हो नहीं आता है कि कैसा व्यक्ति है जीवन में, एक प्रशासक जिसका की कोई हॉबी नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आपका लाइफ नहीं लग रहा है कितना नीरस है। हम जानते हैं कि सामान्य मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों के पास बहुत वैसे जो एक्सपोजर नहीं मिलते हैं जिसके के कारण वो अपना कोई हॉबी डेवलप कर सके, कोई इंटरेस्ट डेवलप कर सके। लॉज में पढ़ने वाले बच्चे इतने एक्सट्रीम लेवल के नॉलेजेबल नहीं होते हैं, या उसका पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब आप प्रशासन में आने वाले हैं तो आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना होगा, और आपके पास पर्याप्त समय है। इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है, हॉबी को बताना है, जरूर से बताना है। मैंने आपसे पूछा कि रिया आपका हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके फेवरेट हीरो कौन है, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, फेवरेट क्रिकेटर कौन है। अगर आपको नहीं आता है, आप उसे नहीं जानते हैं, तो सामान्य लड़का भी आपसे बात करने में क्यों इंटरेस्ट लेगा, सामान्य लोग भी क्यों बात करेगा आपसे, यार कैसी व्यक्ति है, कैसी लड़की से तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या मतलब बनता है फिर। तो निरस्ता का भाव आता है, उससे बचने के लिए, और इस पर पूरा डिटेल में बताएंगे कि नहीं रखने का क्या क्या नुकसान हो सकता है अगली क्लास में जब हम लोग लेंगे। हॉबी पे 3 क्लास पढ़ाना होता है, तो 6 घंटे लगते हैं लगभग पढ़ाने में मुझे, वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, तो हम लोग आज के क्लास को यहीं समाप्त करें अब, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको उसका नोटिस मिल जाएगा। जिन छात्रों का एडमिशन नहीं है कृपया करके एडमिशन करा लेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो जिस दिन एप्लीकेशन लॉन्च हुआ सारे ऑफर बंद होंगे, और इंटरव्यू बैच की जो ओरिजिनल फी है, जो 800 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है अभी, वो डिस्काउंट तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि एप्लीकेशन पे ये क्लास जैसे ही चढ़ेगा वहाँ पे जीएसटी वेस्टी आप जानते ही हैं कितने मामले आने लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पैसा मेरे जेब में भी नहीं जाएगा, वो जाएगा अलग ही जगह पे। आप समझदार हैं, वहाँ परसेंटेज वगैरह कटता ही है, आप जानते ही हैं। उससे बचने के लिए जो उन लोगों ने नामांकन नहीं करवाया है कृपया नामांकन करवा लें। जिनको कि इस बैच का कोई जानकारी लेना है, क्वेरी लेना है, कुछ करना है, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं नंबर 94 30 84 0665, ये व्हाट्सएप नंबर है। ये 94 30 84 0665 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप करके चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, क्लास की इंक्वायरी ले सकते हैं। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, गुड नाइट।